हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम बोर्ड एग्जाम के लिए अकाउंट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी की मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है वो कंपनीज अकाउंट्स का पार्ट है, इसीलिए हम इसमें सबसे पहले कंपनीज की थ्योरी को कवर करेंगे। तो कंपनी की मीनिंग सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसमें है कंपनी की मीनिंग अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 में कंपनीज एक्ट पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की क्या मीनिंग है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी रियल पर्सन नहीं है, बट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे कौन क्रिएट करता है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कानून के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, यानी कि कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सिंपली टर्म पे हम इसे समझ सकते हैं कि कंपनी की लाइफ पे कंपनी के मेंबर्स की लाइफ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो बेसिक तौर पे आप कंपनी की मीनिंग इतनी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की, कंपनी के कौन कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कंपनी का पहला फीचर्स है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन को सिंपली टर्म में हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के। और सबसे बड़ी बात कि कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है। सेकंड है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हमने पहले ही पढ़ लिया था मीनिंग के अंदर कि कंपनी की अपने मेंबर्स शेयर होल्डर से अलग पहचान होती है। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि कंपनीज के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनीज को डेट पे करने के लिए लायबल नहीं होते, यानी कि जो भी कंपनी का डेट होगा उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की नहीं होगी, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है उनको उतना ही पैसा पे करना है, उससे ज्यादा उनको पे करने की नीड नहीं है। तो फीचर्स में ये तीन फीचर्स थे हमारे कंपनीज के, जिसमें फर्स्ट था इनकॉर्पोरेशन, सेकंड है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप आपको कंपनी की मीनिंग और ये बेसिक फीचर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हमारा कंपनी का, जो कि नेक्स्ट फीचर है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि कंपनी की हर एक कंपनी की क्या होती है, एक अपनी कॉमन सील होती है, जिसके अंदर कंपनी का नेम इनग्रेव होता है। यानी कि अगर कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर साइन की जरूरत पड़ती है तो हम उस कॉमन सील के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को साइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। ये तो हमने मीनिंग में ही कवर कर लिया था कि कंपनी की लाइफ पे कंपनी की मेंबर्स की लाइफ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए कंपनी के शेयर होल्डर चाहे रहे या ना रहे, बट कंपनी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तीन कंपनीज है हमारी बेसिक, एक है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी और थर्ड है वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसे कंट्रोल मैनेज प्राइवेटली किया जाता है, या फिर कोई प्राइवेट ओनर्स उसे कंट्रोल करते हैं। पब्लिक कंपनी जो होती हैं उसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, यानी कि पब्लिक कंपनी को कौन कंट्रोल और मैनेज करता है, इसे ज्यादातर पब्लिकली कंट्रोल या मैनेज किया जाता है। और वन पर्सन कंपनी जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसे कंट्रोल और मैनेज एक सिंगल पर्सन करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी तक तीन टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें था पहला कंपनी का मीनिंग, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और थर्ड है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हमने तीन कंपनी के बारे में पढ़ा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ठीक है, अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के, जैसे सबसे फर्स्ट डिफरेंस है हमारा मिनिमम मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी अगर किसी को फॉर्म करनी है तो कम से कम मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में 2। इसी तरीके से पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 7। मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स 200 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं होती, देयर इज नो लिमिट इन पब्लिक कंपनी, जितने चाहे उतने मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स,
डायरेक्टर्स का मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी में डिसीजन लेने का काम करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं 2 और पब्लिक कंपनी में होते हैं 3। ठीक है। मिनिमम कैपिटल, अगर हमें प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 1 लाख मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, जिसे हम पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 5 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, अब प्राइवेट कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी का नाम होता है उसके लास्ट में हम वर्ड यूज करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, बट पब्लिक कंपनी के अंदर हम यूज करते हैं ओनली लिमिटेड वर्ड। कोरम की बात करें, कोरम का मतलब ये होता है किसी भी कंपनी की मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर कितने मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 कोरम की रिक्वायरमेंट है और पब्लिक कंपनी में 5 कोरम की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको ये जो 6 डिफरेंस के पॉइंट है ये समझ में आ गए होंगे। बेसिक से डिफरेंस के पॉइंट है, बट मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूंगा कि आप अगर इसे बोर्ड में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पूरा इस तरीके से लाइन बनाकर उसको अटेम्प्ट करें, तभी आपको नंबर कवर मिलेंगे पूरे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल में शेयर का। तो शेयर का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 है। अब कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है और उन्हीं छोटे पार्ट्स को हम शेयर्स के तौर पे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी की टोटल कैपिटल है हमारी 5 लाख और उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है स्मॉल यूनिट्स, वो भी 10 रुपए पर शेयर पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन प्राइस पर शेयर। तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी है 5 लाख और प्राइस पर शेयर है 10 रुपए। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 50,000 शेयर्स। ठीक है। तो शेयर्स का सिंपली मीनिंग कि कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और हर एक पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल। अभी हमने शेयर की मीनिंग पढ़ी थी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। जितना भी कंपनी शेयर इशू करके जितना भी फंड रेज करती है उस फंड या कैपिटल को पार्ट को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है। सिंपली तौर पे कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर इशू करती है और जितना भी शेयर इशू करने पे जितना भी फंड अरेंज होगा उस फंड या कैपिटल के पार्ट को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला टाइप होता है ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल। तो ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम पे इतने शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है। कंपनी के पास पूरे लाइफ टाइम पे जितनी भी अथॉरिटी होती है शेयर इशू करने की, उस पार्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं ऑथोराइज या फिर नॉमिनल कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कैपिटल की आएगी? नेक्स्ट कैपिटल है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब ये ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी एक्चुअली ऑफर करती है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, उस पार्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं इशूड कैपिटल। एग्जांपल के तौर पे मान लो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल थी 10 लाख की, बट कंपनी ने उसमें से सिर्फ 9 लाख के ही शेयर इशू किए हैं लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उस पार्ट ऑफ कैपिटल को बोलेंगे इशूड कैपिटल। बाकी जो 1 लाख शेयर 1 लाख कैपिटल के शेयर जो कंपनी ने इशू नहीं किए हैं उसको हम बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब वो पार्ट कैपिटल का जिसको पब्लिक ने एक्चुअली में सब्सक्राइब किया है। अब एग्जांपल के तौर पे 12,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को, बट पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए, तो कंपनी के पास 10,000 शेयर का ही पैसा आया होगा, इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो बैलेंस शीट के अंदर शो होती है वो 2 हेडिंग से शो होती है। पहली हेडिंग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, यानी कि कंपनी में लोगों ने पूरा शेयर का पैसा पे कर दिया। दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि पब्लिक ने क्या किया है, जितने भी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है उसमें से कुछ हिस्सा पे नहीं किया है, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है। ये बात याद रखने वाली, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि सब्सक्राइब कैपिटल जो बैलेंस शीट में शो होती है वो 2 हेडिंग से शो होती है, एक फुल्ली पेड अप कैपिटल, दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितनी भी कैपिटल कॉल्ड अप करके मंगवाते हैं उस पार्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 शेयर जो थे वो 100 रुपीज के थे, बट
डायरेक्टर ने सिर्फ 50 रुपए पर शेयर ही मंगवाए हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 50,000 विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि 100 रुपए का शेयर था पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिर्फ 50 रुपए मंगवाए हैं, तो यहाँ पर 50,000 शेयर की जो कैपिटल होगी वो कॉल्ड अप कैपिटल मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब कि शेयर होल्डर से एक्चुअली तौर पर जितना पैसा रिसीव हो रहा है कंपनी को, वो पार्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे पेड अप कैपिटल। अब जितना भी पैसा अनपेड रहेगा उसको हम बोलते हैं कॉल इन अरियर। यानी कि सिंपली तौर पे कह सकते हैं कि पेड अप कैपिटल निकालने के लिए जितनी भी कैपिटल है उसमें से माइनस कर दो कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर जिसको नहीं पता लग रहा है मैं बता देता हूँ, शेयर होल्डर जितना भी पैसा नहीं पे करते हैं उस पार्ट ऑफ को बोलते हैं हम कॉल इन अरियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? ये पार्ट वो कैपिटल, ये उस कैपिटल का पार्ट है जो क्या होता है, जो कंपनी कॉल्ड अप नहीं करती। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कॉल्ड अप नहीं करते उस पार्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और इस कैपिटल को कब मंगवाया जाता है? जब कंपनी बंद हो रही होती है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए नोट में कि रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में बहुत ही डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है और उसे कंपनी जब बंद हो रही होती है उस टाइम पे मंगवाया जाता है। बट कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट हुआ रिजर्व है। ठीक है, इसलिए उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अब कौन कौन सी आइटम्स ऐसी होती हैं जिससे कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो सकता है? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर किसी भी फिक्स एसेट को बेचा जाएगा उसके प्रॉफिट होने पे जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम किसी भी फिक्स एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर हम किसी भी डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, उनका पैसा वापस कर रहे हैं, उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होगा। फोर फीचर और री इशू के टाइम पे भी अगर जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। और अगर हम शेयर या डिवेंचर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो उस केस में भी कैपिटल प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, शेयर कैपिटल के केस में हम सारी बैलेंस शीट नहीं बनाते, हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। यानी कि जितनी भी चीज हमें शो करनी है उतनी ही बैलेंस शीट हम शो करेंगे। एग्जांपल के तौर पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट जिसमें शेयर होल्डर फंड शो करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मोस्टली कॉमन बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के ये दो पार्ट्स कवर होंगे। बाकी एसेट साइड में हम शो करते हैं बैंक का बैलेंस या फिर कैश का बैलेंस। बाकी अदरवाइज बैलेंस शीट हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स जो बैलेंस शीट हम क्रिएट करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है, उस बैलेंस शीट के लिए हम क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट जो कंपनी के बनेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे, जिसमें हम कौन कौन सी कैपिटल शो करेंगे? सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, सेकंड है हमारी इशूड कैपिटल और थर्ड है हमारी सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब कैपिटल को दो हेडिंग से शो करते हैं, एक तो फुल्ली पेड अप, एक बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल और नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से हमें लेस करनी है कॉल इन अरियर, जितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं पे किया, और इसमें ऐड करेंगे शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड जो केस है वो हम आगे समझेंगे। सिंपली तौर पे बता देता हूँ कि शेयर फोरफिटेड का मतलब कि हम किसी के शेयर कैंसिल कर रहे हैं और कैंसिल करने पे जो भी फायदा होगा उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। जितना भी अमाउंट टोटल आएगा यही हमारा शेयर कैपिटल की हेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, मेन हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते समय शेयर कैपिटल के टाइम पे आपको बैलेंस शीट, मेन हेडिंग की बैलेंस शीट भी बनानी है, साथ ही साथ आपको नोट्स टू अकाउंट भी शो करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने पिछला टॉपिक कवर किया है जिसमें हमने शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शेयर्स के टाइप्स के बारे में। तो शेयर के टाइप जो हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अंडर आते हैं। इसमें दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर।
इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अब डिविडेंड की बात आ गई है यहाँ पर, तो डिविडेंड मैं बता देता हूँ। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के तौर पर मिलने वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो इक्विटी शेयर के केस में कितना डिविडेंड मिलेगा इसका रेट फिक्स नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड रेट हमेशा फिक्स रहता है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल भी बोर्ड में आया था वो था इक्विटी और डिबेंचर में डिफरेंस आया था, बट यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है डिफरेंस इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, जिसमें पहला बेसिस है हमारा राइट टू डिविडेंड। ठीक है, राइट टू डिविडेंड का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि उनको डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिल जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा राइट टू पार्टिसिपेट। अगर इक्विटी शेयर होल्डर वाले चाहें तो कंपनी के मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास ऐसा राइट है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के केस में फिक्स होता है, बट इक्विटी शेयर के केस में फिक्स नहीं होता। कन्वर्टेबिलिटी, इक्विटी शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, बट प्रेफरेंस शेयर की हमेशा सेम रहती है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, जो है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर जो है ये इक्विटी शेयर का टाइप तो नहीं है, बट एक स्पेशल केस में हम इसे बोल सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर जो है इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इसको कंपनी इशू करती है किनको? एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को। जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर होते हैं उनको काफी हाई डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करती है। कंडीशन क्या होती है? स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए स्पेशल रेजुलेशन पास होना चाहिए। दूसरा, कंपनी को बने हुए 1 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए। और थर्ड, कि इसे एग्जिस्टिंग शेयर्स की कैटेगरी से ही हमें इशू करना चाहिए, यानी कि जो शेयर ऑलरेडी इशूड हैं उन्हीं की कैटेगरी से ये शेयर इशू होना चाहिए। इन तीनों केसेस में ही हम स्वेट इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर के हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप था, स्वेट इक्विटी शेयर, बट प्रेफरेंस शेयर के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं जो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड के बेसिस पे कौन से 2 टाइप हैं? पहला है कम्युलेटिव, दूसरा है नॉन कम्युलेटिव। सिंपली टर्म्स में याद रखते हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कंपनी को उस साल प्रॉफिट हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर जिस साल कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स के बेसिस पे बात करें तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? ये प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं उनको क्या राइट होता है? उनके पास डिविडेंड का राइट तो होता ही होता है, उनको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनको कंपनीज के सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर को सिर्फ ओनली डिविडेंड ही मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स है जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे बात करें तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिनका पैसा कुछ टाइम बाद हम पे कर देते हैं, ठीक है,
और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं ये सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग 20 साल के अंदर अंदर रिडीम हो जाते हैं। ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो उस कंपनी के बंद होने के टाइम पे ही रिडीम हो सकते हैं, उससे पहले रिडीम नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। जितने भी फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं जिन पे पूरा पैसा रिकवर हो चुका है उनके एग्रीगेट को हम बोलते हैं स्टॉक। अगर सिंपली तौर पे स्टॉक और शेयर्स में डिफरेंस की बात करें तो जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं और शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली और पार्शियली दोनों हो सकते हैं। सीरियल नंबर की बात करें, शेयर्स का सीरियल नंबर होता है बट स्टॉक का सीरियल नंबर नहीं होता। वैल्यूज की बात करें, स्टॉक जो है वो अनइक्वल अमाउंट की डिवाइडेड होती है और जो शेयर्स हैं वो इक्वल होते हैं नॉमिनल वैल्यू में। एग्जांपल के तौर पे कि जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है, बट जो स्टॉक्स होंगे वो अनइक्वल अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं ये भी हमारे बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है। बेनिफिट की बात करें, कैपिटल रिजर्व से हम कैपिटल लॉसेस को खत्म कर सकते हैं बट रिजर्व कैपिटल से हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। टाइम ऑफ यूज, कैपिटल रिजर्व को हम पूरे लाइफ टाइम पे यूज कर सकते हैं कंपनी के, बट रिजर्व कैपिटल को जब सिर्फ कंपनी बंद हो रही हो उसी टाइम पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है जो बोर्ड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस। सिंपली तौर पे मीनिंग की बात करते हैं, जब अप्लाइड शेयर्स कम होंगे अलॉटेड शेयर से, व्हेन अप्लाइड शेयर इज लेस देन द अलॉटेड शेयर, इस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि लोगों ने अप्लाई कम शेयर किए हैं और कंपनी ने ऑफर ज्यादा शेयर किए हैं तो उस सिचुएशन में अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। बट अगर रिवर्स केस होगा कि अप्लाइड शेयर ज्यादा है अलॉटेड शेयर से तो उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कंपनी ने अलॉट किए हैं शेयर 10,000, कंपनी ने लोगों को ऑफर किया कि आप हमारे 10,000 शेयर खरीद लो, पर लोगों ने अप्लाई सिर्फ 8,000 शेयर के लिए किया है तो यहाँ पर जो 2,000 शेयर्स हैं वो अंडर सब्सक्राइब हैं लोगों के थ्रू। बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी ने अलॉट किए 10,000 शेयर और लोगों ने अप्लाई किया 12,000 शेयर के लिए तो 2,000 शेयर का पैसा ओवर सब्सक्राइब है। प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट की बात करें तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं होता बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है। रिफंड ऑफ मनी, अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई भी पैसा रिफंड नहीं करना पड़ता बट ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना भी एक्स्ट्रा शेयर का पैसा आया होता है उसको या तो एडजस्ट करते हैं या फिर उसे रिफंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस में डिफरेंस। कॉल इन अरियर क्या होता है? जब शेयर होल्डर कोई भी पैसा कॉल्ड अप अमाउंट का पैसा पे नहीं कर पाता तो उस सिचुएशन में जो होता है वो कॉल इन अरियर होगा। कॉल इन एडवांस का मतलब शेयर होल्डर ने सारा पैसा एडवांस में पे कर दिया कंपनी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो टेबल एफ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कॉल इन अरियर का इंटरेस्ट रेट होता है 10% बट कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट होता है 12%। लूजिंग मेंबरशिप, अगर आप शेयर होल्डर बने रहना चाहते हो, अगर आपने कॉल इन अरियर किया है, कॉल इन अरियर क्लियर नहीं की तो आप मेंबरशिप लूज कर सकते हो कंपनी की, बट एडवांस के केस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं आता मेंबरशिप का। इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल इन अरियर जो इंटरेस्ट होता है कॉल इन अरियर पे वो इनकम होता है कंपनी के लिए, बट कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है क्योंकि कंपनी को वो शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है। एंट्रीज की बात करें कॉल इन अरियर ये इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट, और कॉल इन एडवांस के इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरियर में बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि कंपनी को पैसा रिसीव होता है बट एडवांस में कंपनी को पैसा पे करना होता है इसलिए बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए। नेक्स्ट अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे हमारे, ठीक है। उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मैंने ज्यादा ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें उस सम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने चूज किया है जिसके अंदर सारे ही केसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है।
तो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारा है कि SPL लिमिटेड ने इशू किए हैं प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। यानी कि SPL लिमिटेड कंपनी ने ऑफर किए हैं 20,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है और 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की, इसी के अंदर प्रीमियम है। यानी कि अलॉटमेंट के अंदर अगर प्रीमियम हुआ तो अलॉटमेंट 3 रुपए की हुई और 2 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए की है और सेकंड कॉल हमारी 2 रुपए की है। ठीक है, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 30,000, यानी कि कंपनी ने ऑफर किया 20,000 और यहाँ पर लोगों ने किया एप्लीकेशंस 30,000। ठीक है, और प्रो डाटा बनी है 24,000 पेयर पे और बाकी पैसा वापस कर दिया कंपनी ने। ठीक है, जितना भी पैसा एक्स्ट्रा पे किया गया है उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। और 2 शेयर होल्डर हैं, रितिका और वितिका। ठीक है, रितिका जो है वो उसके 400 शेयर थे अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। मतलब रितिका के पास 400 शेयर थे जिसने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया और उसके शेयर फॉरफिटेड हैं। और वितिका ने 600 शेयर थे उसके पास और उसने दोनों कॉल्स नहीं पे की और उसके शेयर भी फॉरफिटेड हैं। लास्ट में 800 शेयर इशू हुए 9 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट को एक टिप्स दे देता हूँ। देखिए, अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन आता है पूरा लिखा हुआ और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें काफी लाइंस ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आ रही होती, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई कर दो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ और कितने आसानी से आपको इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सिंप्लीफाई किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कंपनी के इशूड शेयर कितने थे, 20,000 शेयर्स। ठीक है, और कंपनी के अप्लाइड शेयर कितने थे, 30,000 शेयर्स। कंपनी के इशूड शेयर हैं 20,000 शेयर्स और अप्लाइड शेयर हैं 30,000 शेयर्स। ठीक है, और प्रो डाटा बनी है 24,000 शेयर्स पे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 30,000 में से 24,000 शेयर पर प्रो डाटा बनी है, तो बाकी बचे 6,000 शेयर क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम था, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 जिसमें 3 + 2 हैं और फर्स्ट कॉल 3 रुपए और फाइनल 2 रुपए। ठीक है, शेयर होल्डर्स की बात करें तो सम में 2 शेयर होल्डर थे, रितिका और वितिका। रितिका के पास थे 400 शेयर और वितिका के पास थे 600 शेयर। रितिका ने एप्लीकेशन मनी पे कर दी, अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे की, फाइनल कॉल उसकी बनी नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए, कैंसिल कर दिए। वितिका के पास 600 शेयर थे जिसमें से उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे किया, उसके बाद जाकर कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड किए। तो इस तरीके से आप सम को सिंप्लीफाई कर सकते हो जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रो डाटा टेबल सॉल्व करेंगे। तो प्रो डाटा टेबल के लिए एक बात याद रखना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तब उसी केस में ही प्रो डाटा टेबल सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज प्रो डाटा टेबल सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब जैसे ध्यान रखिए हमने क्या बनाया था कैटेगरी कि 6,000 शेयर्स वालों को रिजेक्ट कर दिया और बाकी 24,000 शेयर वालों को 20,000 शेयर कैटेगरी के लिए मिल गए। यानी कि टोटल शेयर कंपनी के अप्लाइड थे 30,000 और अलॉटेड थे 20,000। तो कैटेगरी किस तरीके से बनेगी, 6,000 वालों को नील और 24,000 वालों को 20,000 शेयर अलॉट हुए हैं। ठीक है, अब हम टेबल सॉल्व करेंगे। जिन्हें टेबल सॉल्व करना नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 48,000। अब यहाँ हमारा टोटल हो गया 60,000। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग होती है एप्लीकेशन मनी ड्यू। ड्यू वाले कॉलम के लिए अलॉटेड शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो याद रखिए सबसे पहले अप्लाइड शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से, तो आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव,
फिर अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से तो आएगा एप्लीकेशन मनी ड्यू। यहाँ नील है तो यहाँ भी नील आ जाएगा। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए 12,000 में से यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है तो 12,000 ही आ जाएगा बैलेंस में, और यहाँ पर 48,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 8,000 का बैलेंस आया है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेस मनी जो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली जो फर्स्ट कैटेगरी है 6,000 वालों को नील, तो इनका सारा पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बाकी दूसरी कैटेगरी जो पैसा है उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अलॉटमेंट में। ठीक है, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की कंडीशन हमेशा 2 होती है। पहला अलॉटेड शेयर्स और अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटेड शेयर हमारे हैं 20,000, अलॉटमेंट मनी है हमारी 5, तो 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होगा, 1 लाख, और यहाँ पर है 8,000, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा हम उसको लिखेंगे। तो 8,000 और 1 लाख में से कम कौन सा है, 8,000, तो 8,000 एडजस्ट हो गया, 8 में से 8 गया तो नील, यहाँ पर भी बैलेंस क्लियर हो गया हमारा। तो इस तरीके से प्रो डाटा टेबल को हम सॉल्व करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। जिन स्टूडेंट को नहीं पता लगा मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर अलॉटेड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से करेंगे तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ड्यू। फिर हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के बाद फर्स्ट कैटेगरी का पैसा सीधा रिफंड करेंगे और सेकंड कैटेगरी का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके, कंपेयर करके। ठीक है, इस तरीके से हमें शो करना है। अब जनरल एंट्री बनाते हैं इसकी। फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में अमाउंट किस तरीके से आएगी, हमने थर्ड कॉलम में अमाउंट डाली थी एप्लीकेशन मनी रिसीव 60,000, तो 60,000 आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, सेकंड एंट्री में हमने क्या किया था, जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा आया था एक्स्ट्रा, उस पैसे को कुछ पैसा रिफंड कर दिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो सिंपल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर अलॉटमेंट और बैंक शो करने का रीजन यही है क्योंकि हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था और कुछ पैसा बैंक में रिफंड किया था। तो कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन में 60,000, कैपिटल में एप्लीकेशन मनी ड्यू वाला कॉलम 40,000 और अलॉटमेंट में 8,000 और रिफंड में 12,000। इस तरीके से हम फर्स्ट 2 एंट्रीज को शो करेंगे प्रो डाटा टेबल के थ्रू। तो एक बात और याद रखें यहाँ पर सारे स्टूडेंट कि प्रो डाटा टेबल से फर्स्ट 2 एंट्रीज हमेशा क्लियर रहेंगी। ठीक है, अगर आपने टेबल सही बनाया है तो प्रो डाटा टेबल की मदद से आपकी फर्स्ट 2 एंट्रीज पूरी क्लियर रहेंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड एंट्री हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर अलॉटमेंट में प्रीमियम था इसलिए हम प्रीमियम को क्रेडिट शो कर रहे हैं। अब क्रेडिट शो करने का रीजन क्यों है ऐसा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है इसीलिए हम इसे क्रेडिट शो कर रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस तरीके से हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट में शो करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट हमारा कितने का था, 5 रुपए का, और शेयर हमारे अलॉटेड कितने थे, 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 लाख, और अलॉटमेंट थी हमारी 3 रुपए की और प्रीमियम था 2 रुपए का, तो मल्टीप्लाई करके 60,000 और 40,000 आ जाएगा हमारा इस एंट्री में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट 2 एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशंस की और ये हमारी एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। नेक्स्ट एंट्री से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कॉल इन एरियर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जितना भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया है उस पैसे को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं अलॉटमेंट की कॉल इन एरियर निकालेंगे तो हमें जैसा कि पता है कि अलॉटमेंट किसने नहीं पे किया था, रितिका ने अलॉटमेंट नहीं पे किया था। हमने फर्स्ट कैटेगरी में देखा था कि रितिका के 400 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, तो रितिका की कॉल इन एरियर कितनी बनेगी, 400 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज, 2,000 रुपीज रितिका की कॉल इन एरियर होनी चाहिए। बट ये चेक करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा पैसा जो है जो रितिका का पहले से एडजस्टेड है, तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रितिका के 400 शेयर अलॉटेड शेयर थे तो हमें अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है,
रितिका के जितने भी अलॉटेड शेयर है मल्टीप्लाई बाय कंपनी के प्रो राटा अलॉटेड अप्लाइड शेयर अपॉन अलॉटेड शेयर। तो कंपनी के अगर हम टेबल पे देखोगे आप, तो टेबल के अंदर क्या था कि टेबल के अंदर 24,000 जो थे वो अप्लाइड शेयर थे और 20,000 अलॉटेड शेयर थे। तो उसी तरीके से 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 24,000 अपॉन 20,000, मतलब कि याद रखना ये कि जिसके जो शेयर निकालने हैं हमें उसी कैटेगरी के शेयर को ऊपर रखना पड़ेगा। रितिका के अप्लाइड शेयर निकालने थे इसलिए हमने कंपनी के अप्लाइड शेयर को ऊपर रखा है। इस तरीके से आ जाएंगे 480 शेयर अप्लाइड शेयर। अब रितिका के हमारे पास अप्लाइड शेयर भी है, अलॉटेड शेयर भी है, तो टेबल सॉल्व करके कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपए की, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 2 960 और 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है 160, यानी कि रितिका का 160 रुपए ऑलरेडी एडजस्टेड है अलॉटमेंट के अंदर। तो 2000 की कॉलिंग एरियर नहीं होगी रितिका की, 2000 में से 160 लेस करके 1840 कॉलिंग एरियर होगी रितिका की। ठीक है, फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल रितिका ने और वितिका दोनों ने नहीं पे किया था, तो दोनों के शेयर से 3 से मल्टीप्लाई करके 3000 की उसकी फर्स्ट कॉल की कॉलिंग एरियर आ जाएगी। फाइनल कॉल जो है वो सिर्फ वितिका ने पे किया था, तो और वितिका के शेयर है 600 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1200। ठीक है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी और फाइनल कॉल 2 रुपए की। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं हमारी अलॉटमेंट की, जो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर कॉल इन एरियर को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कॉल इन एरियर कंपनी के लिए नुकसान है, इसीलिए जितने भी लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट किया है इसीलिए हमने कॉल इन एरियर को। ठीक है, और अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पिछली एंट्री देखेंगे। देखिए पिछली एंट्री में अलॉटमेंट में कितना पैसा था 1 लाख, बट एप्लीकेशन के टाइम पे 8,000 रुपए ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो कितना पैसा आएगा 1 लाख माइनस 8,000 92,000 92,000। ठीक है, इसके बाद इसमें कॉल इन एरियर डालेंगे। रितिका की कॉल इन एरियर कितनी थी 1840, तो 1840 पे कर दिया, 92,000 में से 1840 गए तो 90,160 उसका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अलॉटमेंट की एंट्री शो करेंगे, बैंक वाली रिसीव वाली एंट्री को हम इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, और ये जितना भी पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन एरियर और जितनी भी एडजस्टमेंट मैंने की है इसे आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के शेयर थे 20,000, फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, तो 60,000 का आ जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के अंदर 60,000, कॉल इन एरियर 3,000 जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया गया है, और लेस करने के बाद आ जाएगा 57,000। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट कॉल तक एंट्री हो गया। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला था, कंपनी ने बोला था कि फर्स्ट कॉल के बाद हम क्या करेंगे, रितिका के शेयर्स को फोरफिटेड कर देंगे, तो फोरफिटेड की एंट्री डालेंगे। फोरफिटेड की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इस एंट्री में क्यों शो करेंगे। देखिए जैसा कि सब जानते हैं कि जो भी रितिका थी, रितिका ने अलॉटमेंट मनी में ही पे किया गया था और प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट में ही था, इसीलिए हम रितिका के फोरफिटेड की एंट्री में अलॉटमेंट प्रीमियम को शो करेंगे। अदरवाइज अगर ये प्रीमियम पेड होता तो हम ये शो नहीं करते, तो प्रीमियम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो कैपिटल में सबसे पहले रितिका के कितने शेयर थे 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 8 से क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए अभी तक कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की एंट्री डाली है, तो हम शेयर की वैल्यू भी फर्स्ट कॉल तक की ही लेंगे। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 8 3200, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए का था, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800। और ठीक है, इसके बाद कॉल इन एरियर डालेंगे। कॉल इन एरियर सिर्फ हम क्या किसकी डालेंगे, रितिका की। तो रितिका की कॉल इन एरियर कितनी थी, रितिका की कॉल इन एरियर थी 1840, उसकी कॉल इन एरियर थी एक 1840 थी और दूसरी थी उसकी 1200। इन दोनों को ऐड करने के बाद 3040 कॉल इन एरियर आई है रितिका की। ठीक है, तो 3200 और 800 4000, 4000 में से 3040 लेस करेंगे तो 960 जो आ जाएगा वो फोरफिटेड आ जाएगा, क्रेडिट साइड का फोरफिटेड जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है,
अब यहाँ तक हर स्टूडेंट चेक कर सकता है कि उसका सम सही है कि गलत है। तो उसको चेक करने के लिए किस तरीके से चेक करना पड़ेगा, जो ये फोरफिटेड का 960 का प्रॉफिट आया है, 960 का प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है, ये 960 का प्रॉफिट, ये हमेशा मैच करेगा हमारे एग्जैक्ट वर्किंग नोट से, जो हमने पिछले केस में बनाया था कॉल इन निकालते टाइम पे, जो भी रिसीव के हेडिंग में था, कॉलम में था। ठीक है, हमेशा इसी से मैच करेगा आपका। और यहाँ तक अगर आपका ये मैच कर रहा है तो यानी कि यहाँ तक आपका सम बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की एंट्री सेम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी के टोटल शेयर थे 20,000, जिसमें से कंपनी ने रितिका के शेयर को फोरफिटेड कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। तो कंपनी को आगे रितिका के शेयर पर पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी क्या करेगी, 20,000 में से 400 शेयर माइनस करके 19,600 से एंट्री करेगी। तो 19,600 मल्टीप्लाई बाय 2, 39,200। ये है फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल में 39,200, कॉल इन एरियर हमने पहले ही कैलकुलेट की थी 1200, क्योंकि भीतिका के शेयर थे 600 और फाइनल कॉल है 2 रुपए की। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2, 1200 लेस करने के बाद 38,000 आ जाएगा। ठीक है, फाइनल कॉल के बाद हम फोरफिटेड करेंगे भीतिका की शेयर्स को। तो भीतिका की एंट्री करेंगे फोरफिटेड की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ये है हमारी फोरफिटेड की एंट्री। अब इस एंट्री में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को शो नहीं किया। इसका रीजन, क्योंकि जो भीतिका थी उसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया था, और अलॉटमेंट का पैसा पे किया है यानी कि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी पे किया है, इसीलिए उसे शो नहीं करेंगे। तो सिंपली टर्म में जान लो कि फोरफिटेड की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को तब शो करना है जब वो किसी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो भीतिका ने पे किया था, इसीलिए हम पूरा लेंगे। तो भीतिका के शेयर थे 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 10, पूरी फेस वैल्यू 6,000। कॉल इन एरियर थी भीतिका के 3,000 और लेस करने के बाद प्रॉफिट आ गया 3,000। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 800 शेयर री इशू कर दिए। तो री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 800 शेयर इशू किए हैं, तो कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू 800 मल्टीप्लाई बाय 10, 8,000। बैंक अकाउंट में कितने में री इशू किया है, 9 रुपए में री इशू किया है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 9, 7200। ठीक है, और लेस करने के बाद आ जाएगा 800। यानी कि ये देखिए, फोरफिटेड की एंट्री में क्रेडिट साइड में फोरफिटेड जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड में जो फोरफिटेड होता है वो लॉस होता है रीइश्यू के टाइम पे। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जितना भी फोरफिटेड का प्रॉफिट है उससे हम क्या जनरेट करेंगे, कैपिटल रिजर्व बनाएंगे। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, ये 2160 कहाँ से आया है, इसको बताने के लिए मैं आपको वर्किंग नोट समझा देता हूँ। वर्किंग नोट से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जब हमने रितिका के शेयर फोरफिटेड किए, तो रितिका के शेयर थे 400 शेयर, जिसमें हमारा प्रॉफिट आया फोरफिटेड का 960। भीतिका के शेयर फोरफिटेड किए 600, जिसमें प्रॉफिट आया 3,000। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 3960। ठीक है, और री इशू हमने शेयर किए हैं 800 शेयर, बट कंपनी की एक कंडीशन थी कि इस 800 शेयर में रितिका के सारे शेयर होने चाहिए। तो हमने इस 800 शेयर को पूरा करने के लिए रितिका के सारे शेयर 400 शेयर ले लिए पूरे पूरे। ठीक है, और भीतिका के शेयर कितने थे 600, बट 800 शेयर को पूरा करने के लिए अगर हमने रितिका के 400 शेयर कंसीडर कर लिए हैं, तो भीतिका के भी कितने लेने पड़ेंगे, 400 शेयर लेने पड़ेंगे। तो अभी भीतिका का प्रॉफिट कितने शेयर पर है, 600 शेयर पर 3,000 प्रॉफिट है, बट अब हमें इसे कन्वर्ट करके कितने पे लाना पड़ेगा, 400 शेयर पर लाना पड़ेगा। तो हमने भीतिका के प्रॉफिट को कन्वर्ट किया है, 3,000 प्रॉफिट को जिस पे लाना है उससे मल्टीप्लाई, जिस पे है उससे डिवाइड। 400 शेयर पर लाना है तो उससे मल्टीप्लाई किया है, 600 शेयर पर वो है इसलिए उससे डिवाइड किया है, तो आ गया 2,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, रितिका का हो गया 960 400 शेयर पर, और भीतिका का हो गया 2,000। टोटल प्रॉफिट हो गया 2960, जिसमें से री इशू का लॉस था हमारा, री इशू की एंट्री में हमारा डेबिट वाला फॉरफिटेड आया था 800। तो टोटल 2960 में से 800 घटाएंगे तो 2160 का कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व हमारा हो गया 2160, जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। ठीक है, आई होप सबको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो में दोबारा उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि
सबसे मुश्किल चीज कि शेयर कैपिटल में कैश बुक या फिर बैलेंस शीट कैसे बनानी है। सिंपली टर्म पे याद रखो। देखिए, कैश बुक के लिए आपको क्या करना है, कैश बुक के लिए हमने जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज की हैं उन सारी बैंक वाली एंट्रीज को हम कैश बुक के अंदर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने बैंक वाली एंट्री जितनी भी की है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको शो करेंगे बैंक वाली एंट्रीज को। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 60,000, तो 60,000 चला गया किस नाम से, टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में 12,000 के नाम से बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। उसके बाद हम एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री हमने की है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 90,160, तो 90,160 अलॉटमेंट के नाम से। इसी तरीके से हम सारी बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें पोस्ट करेंगे और बाय जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो निकालेंगे, जितना हमारा आ रहा है 240360। ठीक है, इस तरीके से हम कैश बुक बनाएंगे शेयर कैपिटल में। बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें दो हेडिंग दिखानी है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक का बैलेंस दिखाना, जो हमने ऑलरेडी कैश बुक में कैलकुलेट कर लिया है उसको शो कर देंगे। बट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का जो पॉइंट है वो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में शो किया है मैंने। तो कैसे आएगा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 से, तो देखिए शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट आएगी हमारी 199,000। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था हमारा 39,200 का और कैपिटल रिजर्व था 2160 का, जिनको ऐड करने के बाद 41,360 आया। इन दोनों को हमने बैलेंस शीट में शो किया है, जिससे हमारा दोनों बैलेंस मैच हो गया है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का बैलेंस मैच हो गया है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। बट इस टाइप की बैलेंस शीट को बोलेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है, अब ये बैलेंस किस तरीके से आया है ये मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। बैंक का बैलेंस आपको ऑलरेडी क्लियर है कि कैश बुक के अंदर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वही बैंक का बैलेंस है। बट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस किस तरीके से आया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसको बताने के लिए आप लोग याद रखिए, हमने शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस को कहाँ कहाँ पोस्ट किया था, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये देखिए, क्रेडिट साइड में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम डाला था 40,000 का। ठीक है, ये था 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें से हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट साइड में 800 का डाला। तो क्रेडिट साइड में 40,000 और 800 लेस हो गया, तो हमारा कितना आया, 39,200। दूसरा हमारा जो लास्ट था वो था कैपिटल रिजर्व 2160 का, ये भी रिजर्व है तो ये भी 2160 का, इसको ऐड कर दिया तो 41,360। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये किस तरीके से आया है। उसके बाद फोरफिटेड की बात करें तो फोरफिटेड में हमारे पास कितने बैलेंस है, देखिए फोरफिटेड में कितने बैलेंस है हमारे पास। पहला हमारा फोरफिटेड में है 3,000, दूसरा हमारा फोरफिटेड में था 960। ठीक है, 3,000 और 960 ये दोनों ऐड होके हमारा 3960 आ जाएगा। 3960 में से अगर हम 800 घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 3160। 3160 का बैलेंस हो गया, और जिसमें से हम अगर 2160 डेबिट वाला फोरफिटेड लेस कर दें तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 1000। तो इसलिए फोरफिटेड में हमने यहाँ पर 1000 डाला है, ऐड किया है। उसके बाद जो पेड अप कैपिटल है वो भी इस तरीके से आएगी। अगर आप शेयर कैपिटल की हर एक एंट्री में कैपिटल वाले बैलेंस को एडजस्ट करोगे, ठीक है, क्रेडिट वाले कैपिटल को प्लस करके डेबिट वाले जितने भी कैपिटल हैं शेयर कैपिटल उनको माइनस करके देखोगे तो आपको आएगा 1,98,000। इन दोनों को ऐड करके 1,99,000 का बैलेंस आया है। ठीक है, ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शेयर कैपिटल का। आई होप इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी, जितने भी डाउट्स हैं वो शेयर कैपिटल के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शेयर कैपिटल में से इस चैप्टर में से है वो है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि वेंडर वाला टॉपिक, जिसमें आप बिजनेस परचेज करते हो वेंडर से और वेंडर को शेयर इशू करते हो। एक ये टॉपिक करना जरूरी है। दूसरे फोरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए रिवीजन, और ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो राटा टेबल भी आपको क्लियर होना चाहिए। और लास्ट
कॉल इन एरियर का टॉपिक विद इंटरेस्ट। इतने सारे टॉपिक हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से। आई होप आपको ये वीडियो में शेयर कैपिटल के जितने भी डाउट्स हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी और डाउट्स के लिए मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं उन डाउट्स को, और नोट्स के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों को भी बोर्ड्स एग्जाम है आने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उन लोगों को शेयर करें ताकि उनको शेयर कैपिटल का टॉपिक पूरा क्लियर हो सके।